चलिए, तो हमारा दूसरा लेयर क्या है एड्रेनल कॉर्टेक्स का, मतलब मिडिल लेयर, जोना फेसिकुलाटा। और ये क्या रिलीज करता है? ग्रुप ऑफ हार्मोन्स नॉन एज ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स। चलो बताओ, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स का मेन हार्मोन ज्योति, मेन फेमस एग्जांपल, जल्दी। हाँ, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल एक पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल एक पर्टिकुलर हार्मोन है, जबकि ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स ग्रुप ऑफ हार्मोन है। तो उसका फेमस एग्जांपल है कॉर्टिसोल, एक फेमस एग्जांपल ऑफ ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स। अब हम बात करते हैं कि ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स हमारे बॉडी में क्या क्या करवा सकता है, क्या क्या करता है। बहुत सारी बातें हैं इसमें, ठीक है। समझोगे तो क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। मतलब आप यूं समझो ना कि कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो पर्टिकुलरली एक काम ऐसा है जो केवल कॉर्टिसोल ही कर सकता है बॉडी में, और कोई नहीं कर सकता है। तो इतना कितना इंपॉर्टेंट हार्मोन होगा, ठीक है। पहले इसकी नॉर्मल बातें बता देते हैं कि ये हमारे मेटाबॉलिज्म को भी इफेक्ट करता है। हाँ, मेटाबॉलिज्म को भी प्रभावित करता है। अब मेटाबॉलिज्म बोला तो आप समझ ही चुके हो, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों, ठीक है। तो मैं मेटाबॉलिज्म में तीनों बातें बता देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड बातें क्या है, फैट से रिलेटेड बातें क्या है, और प्रोटीन से रिलेटेड बातें क्या है, ठीक है। कि कार्बोहाइड्रेट में क्या कराता है, कौन, कोर्टिसोल। और मतलब कोर्टिसोल का सारे के सारे ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, मेन एग्जांपल कोर्टिसोल है, ठीक है। और फैट के साथ क्या कराता है वो भी बता देते हैं, और प्रोटीन के साथ क्या कराता है वो भी समझा देते हैं, ठीक है। अच्छा, याद कीजिए, मैंने आपको ग्रोथ हार्मोन और थायरोक्सिन में क्या बोला था? कि ग्रोथ हार्मोन और थायरोक्सिन दोनों ही फैट के ब्रेकडाउन को इंक्रीज करवाता है, लाइपोलाइसिस बोला था ना, याद है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन से रिलेटेड ये छेड़छाड़ नहीं करता था, बस ये क्या करता था कि कार्बोहाइड्रेट का अपटेक सेल के द्वारा घटा देता था, तो कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट ब्लड में बढ़ जाता था। समझ में आ रहा है? इसको उसको दोनों को बोलते थे कि हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। और प्रोटीन का तो उन लोग सिंथेसिस करवाता था, तोड़ने की तो ऑर्डर में सबसे लास्ट में सिंथेसिस कराने लगता था उनसे, ठीक है। ठीक है, तो ये बात है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड और फैट से रिलेटेड और प्रोटीन से रिलेटेड कॉर्टिसोल क्या करता है, सुना ध्यान से। कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड कॉर्टिसोल जो काम करता है वो काम है ग्लूको नियोजेनेसिस, ग्लूको नियोजेनेसिस, ठीक है। फैट से रिलेटेड जो काम करवाता है वो है लाइपोलाइसिस, ठीक है। और प्रोटीन से रिलेटेड जो काम कराता है वो है प्रोटियोलाइसिस। अब आपको समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ, देखो वर्ड पकड़ो। ग्लूको का मतलब क्या, ग्लूकोज। ग्लूको का मतलब क्या, ग्लूकोज। न्यू का मतलब क्या, न्यू, न्यू क्या, पाथ, न्यू पाथ। जन का मतलब जनरेट करना, मतलब फॉर्मेशन। चीज का मतलब प्रोसेस। मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस ऐसा प्रोसेस है जहां पर ग्लूकोज नए पाथवे से बनता है। अभी नया पाथवे क्या है सुना, आमतौर पे एक बार बताओ, ग्लूकोज किस चीज से बनता है? ग्लूकोज बनेगा कोई कार्बोहाइड्रेट सोर्स होना चाहिए कि ना होना चाहिए, बताओ। मोनोसेक्राइड, ऐसा कोई मोनोसेक्राइड जो बनाए आगे चल के कोई पॉलीसेक्राइड। तो ये मोनोसेक्राइड हो या पॉलीसेक्राइड हो या डाइसेक्राइड हो, ठीक है। मोनोसेक्राइड का एग्जांपल है ग्लूकोज। तो कोई कार्बोहाइड्रेट सोर्स होगा, उससे ग्लूकोज बनेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं, ग्लूकोज ऐसे प्लांट में कैसे बनता है? प्लांट में CO2 और वाटर रिएक्ट करता है, बनता है ग्लूकोज, या नहीं? तो कोई कार्बोहाइड्रेट सोर्स, जैसे मैं कह रहा हूं कि कोई पॉलीसेक्राइड है, नाम क्या है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन टूट के बना दे ग्लूकोज, तो ये क्या है, ये भी तो पॉलीसेक्राइड का शॉर्ट फॉर्म है। तो मैं कह रहा हूं कि कोई कार्बोहाइड्रेट सोर्स से अगर ग्लूकोज बने या फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट में बने, तो ये कोई बड़ा बात नहीं, ये तो ग्लूकोज बनने का एकदम पाथवे है। लेकिन अगर कोई नया पाथवे से ग्लूकोज बनने लग जाए, जैसे आपको जाने का ताज्जुब होगा, कई बार फैटी एसिड या अमीनो एसिड चले जाता है ग्लूकोज बनाने के लिए, इससे ग्लूकोज बन जाता है। तो ये ग्लूकोज पाथवे का बिल्कुल डिफरेंट पाथ है। वैसे तो फैटी एसिड पॉलीमराइज क्या बनाता है, फैट। अमीनो एसिड बनाता है प्रोटीन। लेकिन ये अमीनो एसिड या फैटी एसिड ग्लूकोज बना दे, तो बताओ एक नई बातें हैं कि नहीं? यही मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि यदि यदि फैटी एसिड या अमीनो एसिड से ग्लूकोज बनने लग जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ये काम करवाता है कौन, कॉर्टिसोल। मुझे बताओ, ये ग्लूकोज बन के कहाँ आएगा? जाहिर सी बात है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। इसका मतलब कॉर्टिसोल भी हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता है। लेकिन
वो वैसे नहीं बढ़ाता जैसे ग्रोथ हार्मोन और थायरोक्सिन बढ़ाता था। वो तो क्या करता था, सेल के द्वारा ग्लूकोज का अपटेक घटवा देता था, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता था। लेकिन कॉर्टिसोल ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा है, लेकिन ऐसे नहीं कि सेल के द्वारा ग्लूकोज का अपटेक घटा दे, नहीं, वो क्या कर रहा है, सेल के अंदर ही फैटी एसिड और अमीनो एसिड के द्वारा ग्लूकोज का सिंथेसिस करवाने लगा। तो मुझे बताओ, ग्लूकोज जब यहाँ सेल के अंदर ही बनने लगेगा तो खुद ही फैक्ट्री बनेगा ग्लूकोज का, तो उल्टे बाहर रिलीज करने लगेगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बिहाफ पे। तो ये हुआ ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाने का तरीका, किसका, कॉर्टिसोल का। चलो ग्लूकोज से रिलेटेड तो काम हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, आपको ऐसा नहीं लगता है सेल में क्या अमीनो एसिड और फैटी एसिड इतना बेरोजगार है कि प्रोटीन नहीं बना के ग्लूकोज बनाने लगेंगे? नहीं, आपको लगता है ऐसा कभी है? मतलब फैटी एसिड और अमीनो एसिड इतना बेरोजगार कि अपना पॉलीमर छोड़ के दूसरे का चीज बनाएंगे, अपना चीज छोड़ के दूसरे का चीज बनाएंगे। आप सोचो, तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सेल में आखिर फैटी एसिड और अमीनो एसिड कहां से आ गया? तो क्या थोड़ा सा कॉल आ गया ना, इंटरनेट कनेक्शन ये हो गया। हाँ ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सेल में आखिर फैटी एसिड और अमीनो एसिड ऐसा कहां से आ गया, इतना ज्यादा कहां से आ गया कि ग्लूकोज बनने लग गया उससे? तो आता नहीं है, लाया जाता है। कैसे लाया जाता है, सुनना। जो सेल के अंदर स्टोर्ड फैट है, बहुत सारे सेल के अंदर होता है स्टोर्ड फैट, उस फैट को तोड़ दिया जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं? फैट को तोड़ दिया जाता है। फैट टूटेगा तो क्या मिलेगा, फैटी एसिड मिलेगा। और ये काम खुद कोर्टिसोल ही करता है। और अब इस फैटी एसिड को ग्लूकोज बनाने में काम में ले लिया जाता है। इवन पता है, सेल के अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन होता है जिसका काम ही नहीं होता है, स्टोर्ड प्रोटीन रखा हुआ है, तो काम ही नहीं। तो उस प्रोटीन को, जो सेल के अंदर प्रोटीन रखा हुआ है जिसका कोई भी पर्टिकुलर वर्क नहीं है, एक्सेस अमाउंट, उस प्रोटीन को तोड़ देता है कोर्टिसोल। क्या मिलेगा तोड़ने पे? अमीनो एसिड। और उस अमीनो एसिड से क्या करता है, ग्लूकोज बना देता है। यानी कि ये तीनों बातें आपस में कोरिलेटेड है। अगर लाइपोलाइसिस होगा तो लिपिड टूटेगा, फैट टूटेगा तो फैटी एसिड मिलेगा। प्रोटियोलाइसिस होगा तो प्रोटीन टूटेगा तो अमीनो एसिड मिलेगा। और इस प्रोटीन के टूटने और फैट के टूटने से फैटी एसिड और अमीनो एसिड जो मिला, इससे ग्लूकोनियोजेनेसिस चला के ग्लूकोज बनाने लगेगा कौन, कोर्टिसोल। तो बताओ मेटाबॉलिज्म पे क्या प्रभाव है कोर्टिसोल का, समझ में आ गया? ठीक है। अब एनसीईआरटी ने यहाँ पे हल्के से एक लाइन लिखी जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सुन के। क्या लिखा है, सुनना ध्यान से। एनसीईआरटी ने लाइन लिखा है, कॉर्टिसोल इनहिबिट सेलुलर अपटेक ऑफ अमीनो एसिड, सेलुलर अपटेक ऑफ अमीनो एसिड। मैं बताऊं, ये लाइन अच्छे अच्छे को पल्ले नहीं पड़ती है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस लाइन को पढ़ के। आप भी हो जाओगे एग्जाम में, विश्वास नहीं होगा ये बात कि सेल के द्वारा अमीनो एसिड अपटेक को घटा दिया। हाँ घटा दिया, कॉर्टिसोल ऐसा करता है। अब मैं आपको एक फंडा देता हूँ, फंडा, इसको मिटाओ पहले। फंडा दूं, एक फंडा, फंडा समझो पहले। इस लाइन को समझने के लिए मैं आपको एक कंसेप्ट देता हूँ पहले, ठीक है। मान लो कि ये कोई सेल है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि ये सेल प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है। क्या बोल रहा हूँ मैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन कराता है। तो बताओ ये ज्योति, प्रोटीन का मोनोमर क्या है? माइक ऑन करो ज्योति, ज्योति माइक ऑन करो और ऑन ही रहेगा। ज्योति, ज्योति, हाँ सर, क्या बोले? ये अभी क्लास में नहीं थी। अभी हम कितने बार ज्योति बोले हैं? सर मेरे बीच में आवाज नहीं आ रहा था। आवाज नहीं आ रहा था? नहीं। नहीं भी होगा क्लास में तो मेरा क्या नुकसान करोगे। प्रोटीन का मोनोमर क्या होता है? क्या? प्रोटीन का मोनोमर प्रोटीन क्या? का हाँ मोनोमर जल्दी बोलो। अमीनो एसिड। अमीनो एसिड, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है तो कई सारे अमीनो एसिड को जोड़ा जाएगा। यस। लो, अब मुझे बताओ, अगर सेल प्रोटीन का सिंथेसिस करा रहा है, जिसके भी प्रेजेंस में करा रहा है मुझे नहीं पता, करा रहा है, तो भाई लगातार अमीनो एसिड सेल को चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। अगर प्रोटीन का यस। सिंथेसिस करा रहा है तो बताओ, सेल के द्वारा सेल के द्वारा अमीनो एसिड का अपटेक बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? अगर अंदर फॉर्मेशन चल रहा है प्रोटीन का, बोलो जल्दी से। अपटेक इनहांस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, ठीक है।
ऐसा कराने वाला कौन है पता है? दो हार्मोन जो आप पहले पढ़ चुके हो, ग्रोथ हार्मोन एंड थायरोक्सिन, याद आया? ये दोनों प्रोटीन का सिंथेसिस कराता था, तोड़ना दूर की बात, सिंथेसिस कराता था, ठीक है। लेकिन आज मैं उल्टा एग्जांपल ले रहा हूँ। अब माइक बंद करो, रिवा ऑन करो। मैं कह रहा हूँ कि कोई प्रोटियोलाइसिस करा रहा है, मतलब प्रोटीन का ब्रेकडाउन करा रहा है, तो बताओ प्रोटीन के टूटने से क्या मिलने वाला है? रिवा, यस सर। प्रोटीन के टूटने से क्या मिलेगा? अमीनो एसिड। तो बताओ अमीनो एसिड का ढेर लगने लगेगा कि नहीं सेल के अंदर? तो अगर ढेर लगने लगेगा तो क्या अब सेल चाहेगा कि बाहर से जो अमीनो एसिड आ रहा है वो आए यहाँ पे? बोलो, चाहेगा? नो सर। नहीं चाहेगा। तो मुझे बताओ, अमीनो एसिड अपटेक बाय सेल घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? घट जाएगा। घट जाएगा। अब मुझे बताओ, अभी आपने पढ़ा, अब प्रोटीन को तोड़ने वाला हार्मोन कौन है? प्रोटीज। है? वो तो एंजाइम है भाई, हार्मोन किसे? प्रोटोलाइसिस। प्रोसेस है वो तो। प्रोटीन को तोड़वाने वाला हार्मोन कौन है? कॉर्टिसोल। अरे यार, कॉर्टिसोल। ये जब प्रोटीन को तोड़वा रहा है तो सेल के अंदर अमीनो एसिड ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ ठीक है कि उसमें से कुछ अमीनो एसिड कहाँ जाएगा, माइक बंद कर दो, उसमें से कुछ अमीनो एसिड कहाँ जाएगा? ग्लूकोनेओजेनेसिस में। लेकिन सेल के अंदर जो अमीनो एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है ना, तो बताओ आज आपने क्या फंडा सीखा? जो भी प्रोटीन को बनवाने वाले हार्मोन है वो तो सेल के द्वारा अमीनो एसिड का अपटेक बढ़वा देंगे, और जो भी प्रोटीन को तोड़ने वाले हार्मोन है वो सेल के द्वारा अमीनो एसिड का अपटेक घटा देंगे। अब बोलो ये लाइन पल्ले पड़ी आपको? बोलो ये लाइन पल्ले पड़ी? अरे बोलो। तो क्या मैं ऐसे ही एक लाइन ग्रोथ हार्मोन और थायरोक्सिन के लिए बोल सकता हूँ क्या कि ग्रोथ हार्मोन एंड थायरोक्सिन इनहांस अमीनो एसिड अपटेक बाय द सेल? बोलो ये फंडा कितनों को पल्ले पड़ गए? यहाँ थोड़ा करो जल्दी से, जल्दी बोलो। चलो, ये तो क्या हुआ, ये तो क्या हुआ। अगर आप चाहो तो इसका डायग्राम ले लो, इसका फोटो ले लो, जल्दी से मैं मिटाऊंगा जल्दी से। वैसे ही बातें मैंने थ्योरी का फॉर्म में लिख रखा है, अगर आप चाहो तो डायग्राम बना लेना नोट्स, जहाँ पे थ्योरी मैंने लिखा है ऐसा, ठीक है। हाँ चलो, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ठीक है साहब, मेटाबॉलिज्म पे तो क्या प्रभाव है आप समझ चुके हो, ठीक है। और चूंकि ये ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा है तो इसको हाइपरग्लाइसेमिक भी बोलेंगे, इसमें भी कोई दौड़ाए, ठीक है। और भी बहुत सारे इफेक्ट हैं किसके? कॉर्टिसोल के। समझाएं क्या करके? समझना ध्यान से। हम कहते हैं कि कॉर्टिसोल को हम लोग 3 टैग देते हैं। क्या क्या टैग देते हैं समझना ध्यान से, 3 टैग। एक तो कहते हैं कि कॉर्टिसोल इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स है। क्या बोलते हैं? इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स है। अच्छा ठीक है, मतलब इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स के तौर पे इसको हम काम करते हैं। ये इम्यूनो सप्रेसिव हार्मोन है, लो ड्रग्स छोड़ो, ड्रग्स की तरह काम ले लेते हैं इसको, इम्यूनो सप्रेसिव हार्मोन से। अच्छा ठीक है, एक तो ये कहते हैं। दूसरा कहते हैं ये एंटी इन्फ्लामेटरी है। क्या है? एंटी इन्फ्लामेटरी हार्मोन है, इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट। एक कहते हैं ये एंटी एलर्जिक भी है। क्या बोलते हैं? एंटी एलर्जिक हार्मोन भी है। चलिए, एलर्जी का मतलब इसमें कौन कौन जानता है मुझे बताइए? एलर्जी का मतलब इसमें कौन कौन जानता है कि क्या है एलर्जी? अतीक बताओ। भूल गया, कोई बात नहीं। अरे एलर्जी का मतलब होता है हाइपर इम्यून रेस्पॉन्स, मतलब इम्यून रेस्पॉन्स कुछ ज्यादा ही आ गया। हाइपर इम्यून रेस्पॉन्स फॉर पर्टिकुलर पैथोजन, पढ़ा देंगे इम्यून सिस्टम में, टेंशन ना लो, ठीक है। चलो अब मैं समझा रहा हूँ कि ये कॉर्टिसोल के लिए 3 वर्ड यूज करते हैं। एक बार पता है आपको, कॉर्टिसोल हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी के प्रोडक्शन को घटाता है। क्या बोला मैंने? डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन को घटाता है। आपको मैं बताऊं, डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी का इम्यून सेल है। डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी का इम्यून सेल है, मेन सारे के सारे डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को संभालते हैं। पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे आपको इम्यूनिटी। हमारे बॉडी के मेन इम्यून सेल कौन है? डब्ल्यूबीसी है। उसका बहुत सारे वैरायटी है, और आपको पता है डब्ल्यूबीसी में एक डब्ल्यूबीसी है बी सेल, बी लिम्फोसाइट, वो बनाता है एंटीबॉडी। तो मुझे एक बात बताओ, अगर डब्ल्यूबीसी का अमाउंट घट जाएगा तो एंटीबॉडी का भी तो अमाउंट घट जाएगा ना यार, अरे बोलो ना। क्योंकि डब्ल्यूबीसी उसमें से एक सेल है बी लिम्फोसाइट, वही बनाता है एंटीबॉडी।
जब WBC का ही अमाउंट घट जाएगा तो एंटीबॉडी का भी अमाउंट घट जाएगा। आईजी का मतलब एंटीबॉडी, उसका भी अमाउंट घट जाएगा। तो मुझे बताओ इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा क्या, नहीं हो जाएगा? बोलो बात सही है कि नहीं? इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा। तो चूंकि WBC और एंटीबॉडी का प्रोडक्शन को घटवाता है कौन? कॉर्टिसोल, इसीलिए इम्यूनो सप्रेसिव हार्मोन कहलाता है। और पता है यही कारण है कि हम लोग इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स के तौर पर कॉर्टिसोल को यूज करते हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन। बाकी कुछ प्लांट प्रोडक्ट भी हैं, ठीक है, एनिमल प्रोडक्ट भी है, वो सब बाद में बात करेंगे। ऐसा हार्मोन जो इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स की तौर पर यूज किया जाता है वो है कॉर्टिसोल। क्यों भाई? वो WBC का प्रोडक्शन को घटा देगा, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन को घटा देगा, इम्यून रिस्पॉन्स घट जाएगा। बाकी इम्यूनिटी की ज्यादा चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे। अब मुझे एक बार बताओ, अभी मैंने आपका क्या बोला कि एलर्जी एक प्रकार का हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स है। अरे भैया नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स तो घट रहा है, हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स कहाँ से आएगा भाई? समझ रहे हो मेरी बात? तो मुझे बताओ ये एंटी एलर्जिक भी है कि नहीं है? बोलो। इन्हीं कारणों की वजह से ये इम्यूनो सप्रेसिव भी हुआ और इन्हीं कारणों की वजह से ये एंटी एलर्जिक भी हो गया कि नहीं हो गया? भाई नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स तो आ नहीं रहा, इम्यून सप्रेस हो गया, और हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स कहां से आएगा? तो एंटी एलर्जिक भी हो गया। यस और नो? अब कह रहे हैं हम एंटी इन्फ्लामेटरी। देखो इन्फ्लामेशन में भी किसका रोल होता है? WBC का ही रोल होता है, और एक मास्ट सेल का भी रोल होता है। किसका? मास्ट सेल। इन्फ्लामेशन के दौरान हिस्टामिन रिलीज होता है, ठीक है। इन्फ्लामेशन के दौरान वो क्या करता है? ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। कौन? हिस्टामिन। उससे क्या होता है? जो WBC होती है वो ब्लड में जो फ्लो कर रही थी वो ब्लड वेसल्स में उस जगह स्टे कर जाती है। ये पूरा मैं आपको पढ़ा दूंगा जब इन्फ्लामेशन पढ़ाऊंगा डिजीज में, ठीक है। तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि इन्फ्लामेशन में दोनों रोल प्ले करता है, एक तो WBC और एक मास्ट सेल। मास्ट सेल, ठीक है। अब मुझे बताओ, अभी मैंने आपको बोला ना WBC का प्रोडक्शन घटा देता है कौन? ये कॉर्टिसोल। दूसरा, मास्ट सेल से रिलीज होने वाले हिस्टामिन, हिस्टामिन एक केमिकल होता है, हिस्टामिन का भी सिक्रीशन घटा देता है कौन? कॉर्टिसोल। अब मुझे बताओ WBC का प्रोडक्शन भी घट गया, मास्ट सेल का भी प्रोडक्शन घट गया, इसी दोनों की वजह से इन्फ्लामेशन होता है बॉडी में। इन्फ्लामेशन नहीं होगा तो मुझे बताओ एंटी इन्फ्लामेटरी भी हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बोलो। तो क्या ये तीन टैग कॉर्टिसोल को क्यों मिला है? बात समझ में आया? जल्दी बोलो। WBC का प्रोडक्शन घट जाता है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन घट जाता है, इन दोनों की वजह से हमने बोला इम्यूनो सप्रेसिव और एंटी एलर्जी। और WBC का प्रोडक्शन घटा और मास्ट सेल का भी प्रोडक्शन घट गया, इसकी वजह से क्या बोला? एंटी इन्फ्लामेटरी। और इन तीनों कारणों की वजह से ये सब कुछ इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। इन तीनों कारणों की वजह से हम कहते हैं कि कॉर्टिसोल कीप इम्यून सिस्टम अंडर द चेक, अंडर द चेक। बोलो ये बात कितनों को समझ में आ गई? अतीक समझ में आया? जल्दी बोलो। यस सर। सर एक डाउट। हाँ क्या डाउट है? बोलो। मतलब वो वाला फिर से बता दिया, एंटी इन्फ्लामेटरी हार्मोन मास्ट सेल हिस्टामिन सीक्रेट करता है ना? हाँ तो मास्ट सेल WBC और मास्ट सेल। अरे भाई मैं कह रहा हूँ हिस्टामिन सीक्रेट होता है तो ब्लड वेसल्स डायलेट होता है हिस्टामिन के सीक्रेशन से, ठीक है। और ब्लड वेसल सब डायलेट होता है तो WBC जाके वहां पे अटैच करता है ब्लड कैपिलरी से इन्फ्लामेशन के दौरान, ठीक है। तो दोनों का रोल दिख रहा है। अब पूरा इन्फ्लामेशन तो अभी यहाँ पढ़ाएंगे नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो दोनों का रोल दिख रहा है। तो हम कह रहे हैं WBC ऑलरेडी अपना अमाउंट कम कर चुका है, कॉर्टिसोल की वजह से प्रोडक्शन कम हो रहा है। दूसरा, हिस्टामिन जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करता था वो भी कम आ रहा है, कुल मिलाकर इन्फ्लामेशन होगा ही कॉर्टिसोल की प्रेजेंस, समझा? इसलिए एंटी इन्फ्लामेटरी है। हाँ ज्योति कोई डाउट है? नो सर। रिभा? नो सर। चलिए तो ये तो 3 टैग हो गया। अब दूसरा अगला देखो, एक और टैग दिया है किसको? इस कॉर्टिसोल को। एक क्या टैग दिया पता है? कॉर्टिसोल को बोलते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन। क्या बोलते हैं? लाइफ सेविंग हार्मोन। दो बातें ध्यान रखना, दो बातें। स्ट्रेस दो प्रकार का होता है। क्या बोल रहा हूं मैं? स्ट्रेस दो प्रकार का होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। कल आपका एग्जाम है, आपको सकता है स्ट्रेस हो रहा हो, शॉर्ट टर्म है, एग्जाम होगा खत्म, उससे भी बड़ा स्ट्रेस मान लो चलो रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आएगा 1-2 दिन टेंशन होगा खत्म। ये लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म है स्ट्रेस। ये एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, फिजिकल स्ट्रेस नहीं है, ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है। आप चाहो कि रिजल्ट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप मोटिवेट कर लो अपने आप में, सिंगल पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड आवर फ्यूचर, अंदर से मोटिवेटेड हो तो रिजल्ट में फेल हो जाएगा तो कोई टेंशन नहीं होगा। एक साइकोलॉजी सेट कर लिया आपने, सिंगल पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड आवर फ्यूचर।
अब क्या कर लेगा भाई स्ट्रेस, शॉर्ट स्ट्रेस भी नहीं होगा, फिर तो स्ट्रेस नहीं है। फिर तो अगर स्ट्रेस है भी तो रिजल्ट आएगा जब यहाँ पे मोटिवेट करोगे कि लाइफ में अगला एग्जाम फोड़ देंगे पकड़ के। तो शॉर्ट टर्म था भाई। तो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस में आपके बॉडी को हैंडल किया एड्रेनलिन। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रेस आ गया, कोई फिजिकल इंजरी हो गई, हाथ पांव टूट गए, कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया भाई, वो फिजिकल स्ट्रेस हो गया, ठीक है। या फिर कोई बड़ा हादसा हो गया, आपका अपना बेटा एक्सीडेंट में मर गया, आपके अपने पिताजी, मतलब किसी के साथ ऐसा कुछ हो नहीं, कुछ बुरा हो गया, ठीक है। तो अब वो आप 1-2 दिन में नहीं भूलोगे, कम से कम 4-5 साल तक आपको उनकी यादें आती रहे। और ये एक लंबा स्ट्रेस, बहुत बड़ा टेंशन आपके सर पे, ठीक है, एक लंबा स्ट्रेस है। तो अब क्या होगा, उस समय एड्रेनलिन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एड्रेनलिन तो कुछ समय के लिए आता है ना। तब आपके बॉडी को उस कंडीशन में कौन बचाएगा, कॉर्टिसोल। तो होता क्या है, जब लॉन्ग स्ट्रेस आता है तो आपका हाइपोथैलेमस, कौन, आपका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है। और हाइपोथैलेमस क्या रिलीज कर देता है, सुना ध्यान से, हाइपोथैलेमस रिलीज कर देता है कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये हार्मोन जाके एक्ट कर देता है, पता है कहाँ, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एक्ट कर देता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज कर देता है, पता है क्या, उसके रेस्पॉन्स में एसीटीएच, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिन, एसीटीएच, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन। और ये एक्ट कर जाता है कहाँ, एड्रिनल कॉर्टेक्स के, खासकर कहाँ, जोना फेसिकुलाटा पे। कौन, एसीटीएच, मैंने कहा ना मेनली में एक्ट करता है। और ये क्या रिलीज कर देता है, कॉर्टिसोल, ये रिलीज करता है कॉर्टिसोल। और ये आपको ट्रॉमा कंडीशन में आपके बॉडी को, जो पार्ट इंजर्ड हुआ है, जो पार्ट डैमेज हुआ है, उस ट्रॉमा कंडीशन में आपको बचाना। जैसे मैंने बोला कि आपको देखो, वो जो साइकोलॉजिकल वाले लॉन्ग स्ट्रेस है, मैं उसकी चर्चा ज्यादा है नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें साइकोलॉजी से रिलेटेड आ जाएगी, मैं उसको नहीं छेड़ूंगा। चलो मैं छेड़ता हूँ कि आपका एक्सीडेंट, ठीक है, ऐसा एक्सीडेंट हो गया कि मान लो कि आपका एक किडनी भी डैमेज हो गया एक्सीडेंट, ठीक है। तो अब डॉक्टर क्या चाह रहे हैं कि अभी तत्कालिक आपको दूसरे का ब्लड चढ़ा दें, या तत्कालिक किडनी ऐसा लगा दें जो रिजेक्ट ना हो। तो इस कंडीशन में पता है क्या होता है, ऐसा तत्कालिक इमरजेंसी ट्रॉमा कंडीशन है, इस कंडीशन में बॉडी को हैंडल करना है, तो कॉर्टिसोल का इंजेक्शन लगा है। इससे क्या होता है ना, पर्सन अभी तत्कालिक अपने इम्यून सिस्टम को क्या कर लिया, सप्रेस कर लिया, यस और नो, क्योंकि अगर कॉर्टिसोल डालेंगे तो इम्यून सिस्टम सप्रेस होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब अभी उसका इम्यून सिस्टम सप्रेस है, उसके अंदर किसी का भी ब्लड डाल दो, इम्यून सिस्टम रिजेक्ट नहीं करेगा, किसी का भी ऑर्गन डाल दो, इम्यून सिस्टम रिजेक्ट नहीं करेगा। और जब तक दूसरे का ब्लड अरेंज हो जाएगा, तब तक में कॉर्टिसोल का प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो आप इंजेक्शन ठोक दो। और इंजेक्शन नहीं ठोको, मान लो अभी तुरंत एक्सीडेंट हुआ है, तो आपका इम्यून सिस्टम तत्कालिक ऑटोमेटिकली भी उसको क्या करता है, अंडर द कंट्रोल ले लेता है इम्यून सिस्टम को, कौन, कॉर्टिसोल। तो ये कॉर्टिसोल क्या कर रहा है, ट्रॉमा कंडीशन में आपको बचा रहा है, जानबूझ के इम्यून सिस्टम को क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है। ट्रॉमा कंडीशन समझ, इमरजेंसी कंडीशन। अरे रोग वगैरह अचानक से नहीं होता है, एक्सीडेंट अचानक से होता है, रोग का लंबा प्रोसेस चलता है ना। तो रोग मतलब कि एक्सीडेंट अचानक से, तो उस समय इम्यून सिस्टम जानबूझ के आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाते हैं कॉर्टिसोल की वजह से। अगर और सप्रेस करना है तो कॉर्टिसोल का इंजेक्शन ठोक दो, आता है मार्केट में मिलता है, ठोक दो, तो क्या हो जाएगा, वो इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से सप्रेस हो जाएगा। किसी का भी ब्लड डाल दो, तत्कालिक काम हो जाएगा। फिर तब तक में ब्लड ढूंढ लेंगे सेम ब्लड ग्रुप का। तो बताओ लाइफ को सेव किया कि नहीं किया ट्रॉमा कंडीशन में। तो समझ में आया इसको लाइफ सेविंग हार्मोन क्यों बोले, बोलो ज्योति, समझ में आया। यस सर। रिभा, यस सर। अतीक, यस सर। अब आप बोलोगे सर ऐसे तो कोर्टिसोल आता रह जाएगा, नहीं, जब इसका एक्सेस सिक्रीशन हो जाएगा ना, तो ये हाइपोथैलेमस और एंटेरियर पिट्यूटरी दोनों को नेगेटिव फीडबैक देके बोलेगा आप बस करो, तो ये बंद, ये बंद, ये बंद, नेगेटिव फीडबैक देता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो एक टैग और क्या होगा, लाइफ सेविंग हार्मोन भी, ठीक है। अब चलिए एक और बात आपको बता देते हैं कि कॉर्टिसोल के हाइपो और हाइपर सिक्रीशन से क्या होता है। आपकी एनसीईआरटी ने केवल हाइपो सिक्रीशन डिस्कस कर लिया, अरे कॉर्टिसोल है ना ये रहा, लेकिन हाइपर सिक्रीशन को डिस्कस नहीं किया, ठीक है। अब मुझे बताना, अगर कॉर्टिसोल का हाइपो, पहले एक बार बताओ ये सारी बातें समझ में आ गई, अरे जल्दी बोलो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो घुचुर हो जाएगा डायग्राम में, यहाँ पे क्या लिख दूंगा। चलो इन बातों को पहले मैं एक बार नोटबुक से दिखा देता हूँ।
ठीक है, ये देखो ये देखो मैंने पूरी बातें यहाँ पे ऐड कर दी है, लिख दी है, समझा देता हूँ मैं एक बार। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का मेन हार्मोन कॉर्टिसोल, ठीक है, कीप द इम्यून सिस्टम अंडर द चेक। क्यों भाई? ये तीन बातें, इम्यूनो सप्रेसिव, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी एलर्जिक, कहते हैं इन्हीं कारणों की वजह से, ठीक है। ये तीन तीन मतलब कि इम्यून सिस्टम को अंडर द चेक रखता है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, तीन वर्ड दिए दिए हुए हैं। तो अंडर द चेक कैसे रखता है? तीन तरीके से, डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन घटाता है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन घटाता है, और हिस्टामिन का मास्ट सेल के द्वारा सेक्रेशन घटाता है। उसको ट्रॉमा कंडीशन मतलब एक्सीडेंट कंडीशन में लाइफ सेविंग हार्मोन कहते हैं। कैसे? समझा रखा है, पूरा एकदम समझा रखा है डिटेल में, ठीक है। अच्छा, इस पे कैसे प्रभाव डालता है? अच्छा एक बात तो बताने भूल गया मैं, कॉर्टिसोल आपका बीएमआर भी रेगुलेट करता है। और वही बात, अगर बीएमआर को रेगुलेट करता है मतलब बीएमआर को बढ़ाता है, तो वही बात, बीएमआर बढ़ाता है मतलब ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ेगा कि ना बढ़ेगा? अरे दूसरी बात देखो भाई, अगर फैट को ब्रेक डाउन कराना है तो फैट को ब्रेक डाउन कराने वाले बीएमआर को तो रेगुलेट करते ही करता है, अच्छा खासा फैट को ब्रेक डाउन करा देता है। फैट को ब्रेक डाउन कराने के लिए O2 चाहिए, O2 चाहिए तो O2 कंजप्शन के लिए हार्ट बीट रेट बढ़ेगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा, और आरबीसी का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। ये बात मैंने पहले समझाया कि नहीं समझाया? बोलो जल्दी से। अरे कैलोरीज एंड इफेक्ट में समझाया ना, बीएमआर को बढ़ाता है तो कैलोरीज एंड इफेक्ट को भी प्रभावित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो ये सब बात मैंने समझा दिया, ये सारा बात समझा दिया। अब यहीं पे देखो लिखा है, अब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझा देता हूँ कि इसके एक्सेस सिक्रीशन से क्या होगा और इसका हाइपो, आपकी एनसेटिन का हाइपो सिक्रीशन डिस्कस कर रखा है, ठीक है। एक बात बताओ मुझे, हाइपो सिक्रीशन को ही बोलते हैं एडिसन्स डिजीज। क्यों बोलते हैं? एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था थॉमस एडिसन। क्या नाम था? थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन साहब ये फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी भी माने जाते हैं, ध्यान रखना है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन। इन्होंने क्या किया, काल गाय के बच्चे में, ठीक है, उनमें क्या किया इन्होंने, एड्रिनल कॉर्टेक्स को किसी तरीके से खुरच के डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्बाद कर दिया एड्रिनल कॉर्टेक्स को। और फिर उन्होंने स्टडी किया, देखा कि उसका बीपी लो हो गया, बहुत कमजोर हो गया, वो तुरंत थक जाता था, और उसके स्किन के जो कलर है बहुत एकदम डार्क होने लगे, एक्सेस पिगमेंट आने लगा, उसको बोलते हैं ब्रॉन्ज स्किन कलर, ब्रॉन्ज कलर का स्किन देखने लगा। अब जब उन्होंने स्टडी किया तब उनको पता चला अरे साले ये सारे तो कॉर्टिसोल का काम। मतलब कॉर्टिसोल बीपी को बढ़ाता है कि ना बढ़ाता है? बढ़ाता है ना। कॉर्टिसोल अगर आपके बॉडी में ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज बनाएगा, ब्लड में ग्लूकोज आएगा, तो कुल मिला के हाइपरग्लाइसेमिक होगा। उसके अलावा आपके बॉडी के अंदर अमीनो एसिड और फैटी एसिड की कमी नहीं है, तो सेल के अंदर भी ग्लूकोज बन रहा है, वही तो बाहर निकल के आ रहा है। तो आपको वीकनेस तो नहीं आ सकता, इतना तो कंफर्म। वीकनेस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भाई ग्लूकोज अंदर से ही बाहर है, तो अंदर वाला टूट नहीं जाएगा तो एनर्जी देने के लिए, ठीक है। तो ग्लूकोज की कमी है नहीं। लेकिन अगर मान लो कि कॉर्टिसोल कम पड़ गया तो थकान तो आएगा भाई, कॉर्टिसोल फटीगनेस तो होगा, उसकी हाइपोसिक्रेशन हो रही है तो। दूसरा, इसके प्रेजेंस में, कॉर्टिसोल के प्रेजेंस में कुछ पर्टिकुलर पिगमेंट अननेसेसरी नहीं बनते। लेकिन अगर कॉर्टिसोल नहीं रहना है तो कुछ अननेसेसरी पिगमेंट बनने लगते हैं। इसमें मैं ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करूंगा, आप बस समझ लो कि कुछ अननेसेसरी पिगमेंट बनने लगते हैं जिसकी वजह से स्किन का ब्रॉन्ज कलर आने लगता है। एनसीईआरटी ने तीनों सिम्टम्स लिखा है, लो बीपी, एक्यूट वीकनेस और फैटिगनेस, लेकिन ये नहीं लिखा, लेकिन ये भी याद रखना। ये चारों सिम्टम्स इन्होंने नोट किया थॉमस एडिसन, उन्हीं के सम्मान में। ये डिजीज को हम किस नाम से जानते हैं? एडिसन डिजीज। अदरवाइज ये क्या है? तो ये एडिसन कौन है? फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है, वही है एंडोक्राइनोलॉजी के फादर, ये बात ध्यान रखिएगा। तो एडिसन डिजीज क्या है? हाइपोसिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल, ये तो हाइपो हो गया। अब आते हैं हाइपर, एक्सेस सिक्रेशन। इसमें क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लोग कुशिंग डिजीज। इसमें क्या होता है मुझे बता, अगर कॉर्टिसोल ज्यादा ही आने लग गया, एक्सेस कॉर्टिसोल आने लगा, तो पता है इसमें क्या होता है? बॉडी में एक्सेस फैट का डिपोजिशन। मीटिंग खत्म हो गया क्या? मीटिंग खत्म हो गया या फिर ये स्लाइड शॉर्ट नहीं हो रहा है? एक सेकंड रुक जाओ, टाइम है 10 मिनट। तो ये स्लाइड तो आउट क्यों हो गया? एक मिनट रुक जाओ, लेते हैं फिर से। बस एक मिनट, ये कम से कम फैसिकुलेटा तो निपटा दें यार। अरे यार सबको अभी कॉल करना दिखता है, ये क्या हो गया? मेरे स्लाइड पे नहीं आ रहा, आप लोग के स्लाइड पे आ रहा है ना? यस यस सर। आपकी स्लाइड पे अगर आपकी स्लाइड पे आ रहा है तो आपको दिख रहा होगा।
ठीक है, अब देखते चलो। हाँ, तो अब मैं बोलूंगा, मेरे स्लाइड पे आ नहीं रहा, मैं डायरेक्ट लिख के या तो ऐसे बोल के बता देता हूँ। देखो, अगर कम आ रहा है कौन, कॉर्टिसोल, सॉरी एक्सेस आ रहा है, हाइपर सिक्रेशन हो रहा है, तो मुझे बताओ उसकी वजह से पहली बात तो क्या होगा, बॉडी में ग्लूकोज का हाइपर सिक्रेशन, मतलब कि ग्लूकोज का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट तो दिखेगा। कॉर्टिसोल के एक्सेस सिक्रेशन की वजह से अननेसेसरी फैट का डिपोजिशन होने लगता है। पता है कारण क्या है? एक्सेस कॉर्टिसोल है ना, वो फैट को अननेसेसरी तोड़ने लगेगा ज्यादा से ज्यादा, तो उससे अगर ग्लूकोज बन गया तब तो हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट, और अगर ग्लूकोज नहीं बना तो मुझे बताओ फैट टूट के दोबारा फैटी एसिड मिलेगा और उससे दोबारा फैट बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। और बॉडी में अननेसेसरी फैट का डिपोजिशन होने लगेगा अनयूजुअल एरिया। जैसे मान लो कि वैसे फैट का डिपोजिशन कहाँ होता है? ब्रेस्ट में होता है, कुछ स्टमक के अपर पार्ट में होता है, सब में होता है, गर्दन में होने लगेगा है, इस फेस वगैरह में होने लगेगा, मुंह एकदम बड़ा, ये सब फुल जाएगा, मुंह एकदम बड़ा सा लगेगा, ये मतलब कि फेस, और मुंह एकदम छोटा हो जाएगा, फुल फाल के एकदम बराबर हो जाएगा, गर्दन फुल जाएगा पूरा का पूरा, उसको बोलते हैं कुशिंग डिजीज। कॉर्टिसोल का एक्सेस सिक्रेशन हो गया, एकदम मुंह लगेगा एकदम चांद जैसा गोल मटोल, गोलू मोलू लगेगा। ठीक है, या मछली जैसा लगेगा, फिश के जैसा। क्यों भाई? मछली का देखना एकदम मुंह का फुला रहता है, ये फेस, लेकिन एकदम माउथ का आता है एकदम छोटा सा होता है, मछली के जैसा मुंह लगेगा, उसको फिश हाउस फेस भी कहते हैं, या मून फेस। और ये तो ये है नेक वाला पार्ट, ये लगेगा जैसे कि बफेलो वगैरह में हम्प नहीं होता है, यहाँ पे गर्दन उठा हुआ लगता है, ये पूरा का पूरा गर्दन उठा हुआ जैसा लगने लगेगा, फैट का एक्सेसिव पोजीशन हो गया वहां। तो ये सिम्टम्स किसके हैं? हाइपर सिक्रेशन के। ये आपसे कोई पूछेगा नहीं, हाइपर सिक्रेशन का इफेक्ट एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया, हाइपर सिक्रेशन का डिस्कस किए गए। ठीक है, चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट जोना रेटिकुलाटा। टाइम बहुत हो चुका है, तो बेटर होगा कि मैं जोना रेटिकुलाटा कल ही बता दूं, चलेगा? चलिए कल बता देंगे जोना रेटिकुलाटा क्या है। जोना फैसिकुलाटा पढ़ लीजिएगा। अब आ जाइए होमवर्क, एनसीईआरटी पेज नंबर 334 से 336 तक। 336 पे क्या, हेडिंग 2.22.8 के ऊपर चलेगा? अरे ठीक है, के ऊपर तक, ठीक है, इतना पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, और इसके अलावा और बता रहे हैं, जिसका एनसीईआरटी पुराना है वो आ जाइएगा सबसे लास्ट, एनसीईआरटी पेज नंबर 346 पर सप्लीमेंट दिया होगा, उसके सबसे नीचे ऐसे दिया होगा यूनिट 5 का सप्लीमेंट, वहां पे लिखा होगा एडिशंस डिजीज, पढ़ लीजिएगा उसको, भूल मत जाइएगा। चलिए होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, अगर कोई डाउट है तो बोलिए। अतीक, एनी डाउट? नो सर। रिभा? जिसके पास पुराना एनसीईआरटी नहीं होगा तो उसके नए एनसीईआरटी में इसके 336 पे ही दे रखा होगा, हटाया नहीं है, बस इसको वहां से शिफ्ट किया वहां पे। हाँ ज्योति? नो सर। चलिए ये पढ़ के आइएगा, एड्रेनल ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा कल क्लास है क्या फिजिक्स का आप लोग का, मॉर्निंग में 9 बजे? यस सर है। 9 बजे ही है? हाँ। चलिए ठीक है, 7:30 से होगा, क्लास लगा देंगे मॉर्निंग में। चलिए ठीक है, चलिए ग्रुप में मैसेज चला जाएगा। चलिए ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।